बीजेपी की सेहत जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो खराब दिखने लगे थे। देखिए, बीजेपी जागती हुई पार्टी है। चुनाव रहे न रहे सोती नहीं है। बीजेपी के मन में एक सपना है। सपना क्या है? सपना है बिहार में मुख्यमंत्री अपना। अमित शाह का हुआ बयान भी आपको याद होगा। बीजेपी उस घाट पर नीतीश कुमार को छोड़ेगी जब नीतीश कुमार किसी घाट के किनारे लगने की स्थिति में नहीं होगी। फिर से मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार बनानी है तो बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत है, चाहे उनकी सेहत जैसी हो। पहले चुनाव जीत जाना है, इसके बाद जो खेला है वो खेलेंगे। खेला तो बिहार में होगा। हाँ, खेला तो बिहार में होगा कि बीजेपी कटोरा लेकर खड़ी है नीतीश कुमार के सामने। यदि समय से पहले नीतीश कुमार इधर से उधर फिर से हो गए तो फिर 2015 याद कर लीजिए। देखिए, बीजेपी किसी भी कीमत पर जेडीयू से सांकेतिक तौर पर 1 या 2 से कम, इससे अधिक कम पर चुनाव लड़ना नहीं चाहेगी। बीजेपी कतई ऐसा नहीं चाहेगी कि ये 110 लड़ें या 115 लड़ें और हम 100 से नीचे 90 पर लड़ें। बीजेपी बहुत अधिक सीटों पर जेडीयू को नहीं लड़ने देगी। बीजेपी के मन में खोट है। मुकेश सहनी इधर रहे उधर रहे, कुछ सीटें वो भी जीत लेंगे। फिर ऐसे में बीजेपी तो माइनस नीतीश कुमार भी सत्ता के करीब पहुंच जाएगी ना। सपना अपना होगा ना। जीतन राम मांझी भी जीतेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी जीतेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का सपना ही अधूरा है। अब तो बिहार और आगे पश्चिम बंगाल, ये 2 इतने बड़े सपने हैं जिनको अपना करना है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और नंबर 2 की पार्टी कौन? इस पर बीजेपी सब समझ रही है ना। बीजेपी को सपना अपना करना है। समरीन जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। टिकट देगा कौन बांटेगा टिकट? फैसला तो देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। लेकिन अमित शाह नरेंद्र मोदी कितनों को जानते हैं? हमने कहा ना, बीजेपी सोती हुई पार्टी नहीं, यहाँ हमेशा लोग जागृत रहते हैं। आप नित्यानंद राय को नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। अमित शाह के पास सीधी पहुंच किसी की है तो वो नित्यानंद। हाँ, वैसे लोग टिकट की उम्मीद न करें जो सिर्फ बायोडाटा लेकर। अगर हम इसको एक बार के लिए मान भी लें कि बीजेपी का सीएम हो सकता है, तो फिर क्या लगता है सीएम की रेस में सबसे आगे किसका चेहरा दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि बिहार में बीजेपी का ही सीएम होने जा रहा है। बीजेपी चुनाव के बाद खिला करेगी और बीजेपी ये तय है। हाँ, ये तय है। कहीं यह बात भी कही गई है कि नीतीश कुमार की खुशी से बिहार का नया चेहरा। देखिए, किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि मंदिर मस्जिद की सियासत में बस इंसानियत ही छा जाए। कलमा पढ़े रब का और सपने में राम आ जाए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि हर संडे को शाम के 7:30 बजे लाइव सिटीज आपके लिए लेकर आता है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। और देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे बीजेपी का और हम आपको बताएंगे कि बीजेपी का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ रहेगा। तो आइए फिर तफसील से बातचीत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, एक बार फिर से बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट आ चुका है और आज हम जिक्र कर रहे हैं बीजेपी का। पहला सवाल और वाजिब सवाल है मेरा आपसे कि बिहार में बीजेपी की सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सेहत कैसी है, सब ठीक है? नहीं, देखिए, आपने सवाल किया बीजेपी की सेहत कैसी है। देखिए, बीजेपी की सेहत जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो खराब दिखने लगे थे। लग रहा था यह पार्टी अवसान की ओर बढ़ रही है और देश में आगे कुछ भी हो सकता है।
सीटें कम हो गई थी बीजेपी की। देश में मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बनी थी और उसमें नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश की पार्टी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा योगदान रहा। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने बीजेपी की सेहत ठीक कर ली। देखिए, बीजेपी जागती हुई पार्टी है। चुनाव रहे न रहे, सोती नहीं है, सोती नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में, किस तरीके से महाराष्ट्र में और फिर किस तरीके से 8 फरवरी को नतीजे आए दिल्ली में, क्या बड़ी जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। और अब चुनाव 2025 में सिर्फ और सिर्फ बिहार का है। और देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसके डीएनए में राजनीति है और बिहार की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती है। बिहार झारखंड नहीं है, बिहार हरियाणा नहीं है, बिहार हिमाचल प्रदेश नहीं है। बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश, यह दिल्ली की सीढ़ी है और दिल्ली का रास्ता है। तो बिहार को लेकर देखिए, बीजेपी के मन में एक सपना है और यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। सपना क्या है? सपना है बिहार में मुख्यमंत्री अपना हो। बिल्कुल, सपना अपना है, सपना अपना है। तो यह कैसे पूरा होगा? तो सेहत तो ठीक हो गई है बीजेपी की और बीजेपी प्रफुल्लित है, बीजेपी उत्साहित है, जोश हाई है और बीजेपी को लग रहा है कि 2025 में बिहार में हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्तें हैं। हमने कहा बिहार की राजनीति में डीएनए है, तो शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि नीतीश कुमार साथ रहें। नीतीश कुमार साथ रहें। देखिए, 2024 के चुनाव के पहले भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने यह समझ लिया था कि देश को फतह करना है, फिर से मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार बनानी है, तो बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत है, चाहे उनकी सेहत जैसी हो। और आपने नतीजे में भी देखा कि यदि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के वक्त यदि बीजेपी के साथ न आते तो शायद दिल्ली में स्थिति कुछ और होती। बिहार में किस तरीके से नतीजे बदल गए। यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के हिस्सा होते तो शायद बिहार में जो 30 सीटें हैं वह इंडिया ब्लॉक के हिस्से में प्राप्त हो जाती। ठीक है, तो नीतीश कुमार की सेहत कैसी और नीतीश कुमार का साथ। देखिए, अमित शाह का हुआ बयान भी आपको याद होगा, जो उन्होंने आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में कहा। और कई लोग दिल्ली में कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को नाखुश नहीं करना चाहती है, अच्छा, लेकिन बहुत खुश होने देना भी नहीं चाहती है। ठीक है, तो चुनाव के पहले नीतीश कुमार का साथ रहना चुनाव के समय भी आवश्यक है। तो नीतीश कुमार के साथ रहकर ही बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी। और यदि जिसकी कोई संभावना नहीं है कि 2014 जैसी कोई स्थिति पैदा हो जाएगी, तो देखिए, बीजेपी उस घाट पर नीतीश कुमार को छोड़ेगी जब नीतीश कुमार किसी घाट के किनारे लगने की स्थिति में नहीं होंगे। क्योंकि बीजेपी को पता है कि हमारी सेहत, बिहार में एनडीए की सेहत तभी ठीक रह सकती है, अकेले बिहार में बीजेपी नहीं जीत सकती है, अकेले बिहार में आरजेडी नहीं जीत सकता है, अकेले बिहार में जेडीयू नहीं जीत सकता है। तो नीतीश कुमार को साथ रखना है, पहले चुनाव जीत जाना है, इसके बाद जो खेला है वो खेलेंगे। खेला तो बिहार में होगा, हाँ, खेला तो बिहार में होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि समय से पहले नीतीश कुमार के साथ रिश्ते खराब हुए, जो बीजेपी होने नहीं देगी, जो भी शर्तें नीतीश कुमार लगाएंगे, शर्तें लगाने की स्थिति में बहुत है नहीं, वह बीजेपी मंजूर करेगी। देखिए, हमने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में अजीत द्विवेदी के साथ कहा था कि बीजेपी कटोरा लेकर खड़ी है नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि
यदि समय से पहले नीतीश कुमार इधर से उधर फिर से हो गए बिल्कुल, जी जी तो फिर 2015 याद कर लीजिए, बिल्कुल, महागठबंधन, बिल्कुल। ठीक है। और लालू यादव का वह बयान भी याद रखिए, दरवाजा खुला दरवाजा हुआ है, हमेशा सदैव नीतीश खुला कुमार हुआ के लिए है। खुला है। वह स्वयं आते हैं, स्वयं चले जाते हैं, लेकिन फिर आएंगे। तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सेहत ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत जी यदि बिहार की नजरों में, जनता की नजरों में ज्यादा गड़बड़ हुई तो फिर एनडीए की सेहत भी गड़बड़ होगी। लेकिन नुकसान इसका झेलना फायदा पड़ भी सकता है। इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जो हमने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को खुश भी रखना चाहती है और बीजेपी नीतीश कुमार को इतना भी खुश नहीं रखना चाहती है कि सपना अपना न हो। जी अच्छा, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो आपका तजुर्बा क्या कहता है, बीजेपी किस नंबर पर दिखाई देगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कौन सा नंबर होगा? देखिए, ये बहुत प्रारंभिक आकलन है आपका और इसका अनुमान, इसकी भविष्यवाणी अभी वाजिब नहीं है। लेकिन जो अभी के संकेतक हैं, बिल्कुल, हाँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन कर रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, सोती नहीं है, जैसा कि सोती आपने नहीं कहा, है, हाँ। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का विकल्प बिहार को नहीं मिल पाया है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी विकल्प नहीं है और तेजस्वी यादव के पास लालू यादव का इतना बड़ा बैगेज है कि बात बनती नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ। समीकरण कुछ और हो जाए, क्योंकि 32% मतों पर तेजस्वी यादव खड़े हैं, उन्हें 8%, 9% मत और चाहिए, लेकिन ये मत आएंगे कहां से? यह बड़ा संकट है। कौन सा मत आएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव को यहां तक समझाना पड़ रहा है अपने कोर वोटर्स, मतलब यादव को, कि आप सामंती मत बनिए, आप हुड़दंग मत कीजिए। तो देखिए, बीजेपी 2020 में आपको याद है कि किस तरीके से चुनाव हुआ। बिल्कुल, बीजेपी नंबर 2 की पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी, और चिराग पासवान की साजिश, चिराग पासवान का षड्यंत्र, पीछे भाजपा, नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी बन गए। लेकिन आज जो स्वरूप है बिहार में एनडीए का, जिसमें भाजपा है, जेडीयू है, आरएलएम है, एलजेपीआर है, हम है, यदि ये सभी साथ रहे, सीटों का समझौता सही से हो गया और मिलकर चुनाव लड़े, कहीं कोई साजिश नहीं हुई, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, हमने प्रारंभ में ही कहा कि आप बहुत पहले यह सवाल पूछ रही हैं कि बीजेपी चुनाव के बाद बिहार में नंबर 1 पार्टी होगी, बिहार में नंबर 1 पार्टी होगी, नंबर 1 पार्टी हाँ, होगी। क्यों? इसके पीछे देखिए, समझिए वजह क्या है कि बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार होते हैं तो नफा नुकसान दोनों है। बिल्कुल है। अब नफा नुकसान क्या है? सत्ता तो उनके पास आरजेडी के साथ होते हैं, तब भी नीतीश कुमार के वोटर जो हैं वह वोट ट्रांसफर कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में भी, 100%, ठीक है ना जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वह 100% वोट ट्रांसफर नहीं करते हैं नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के साथ। इसका उदाहरण आपने 2020 में देखा, बिल्कुल, कि चिराग पासवान के उम्मीदवारों को मत नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा था उसे वोट देने के लिए चिराग पासवान के उम्मीदवार सामने थे, ठीक है। तो ये स्थिति और परिस्थिति, तो स्ट्राइक रेट, देखिए चर्चा क्या चल रही है। आपके सवाल का जवाब इस रूप में भी हम दे सकते हैं कि पहले यह तो तय हो कि 243 सीटों में से बिहार में हम अभी चिराग पासवान की पार्टी का जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है, हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी जिक्र नहीं करते हैं, हम जीतन राम मांझी की पार्टी का भी जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी किसी भी कीमत पर जेडीयू से सांकेतिक तौर पर 1 या 2 सीट कम, इससे अधिक कम पर चुनाव लड़ना नहीं चाहेगी। अच्छा। लेकिन जो जेडीयू का तेवर दिखाई पड़ रहा है, जेडीयू का तेवर दिखाई पड़ रहा है कि हम 120 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे,
120 सीटों पर यदि बड़ा जेडीयू नंबर। 115 पर लड़ा था जी, 2020 बिल्कुल, में, बिल्कुल, 7 हाँ। सीटें दी गई थी जीतन राम मांझी को। हम्म। तो फिर हम्म। एनडीए में जो कुनबा है, अभी 5 पार्टियां हैं, उनके लिए सीटें बचेगी कहां, 2 के बाद बचेगी कहां। बिल्कुल। और बीजेपी कतई ऐसा नहीं चाहेगी कि ये 110 लड़ें या 115 लड़ें और हम 100 से नीचे 90 पर लड़ें, क्योंकि चिराग पासवान का एडजस्टमेंट एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है। ठीक है ना। यह तो देखिए संयोग है कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट दिल्ली में गड़बड़ हो गया। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में गड़बड़ हो गया। जी, आपने देखा होगा 8 फरवरी को जब नतीजे आ रहे थे तो जेडीयू वाले यह पता कर रहे थे कि एलजेपी तो कहीं नहीं जीत रही है, और एलजेपी वाले पता कर रहे थे कि जेडीयू तो कहीं नहीं जीत रहा है। जेडीयू वाले ने तो इसी में खुशी मना ली कि दिल्ली में एलजेपीआर को हमसे कम मत मिला। तो देखिए, जो हमने कहा कि बीजेपी का सपना अपना है, बीजेपी बहुत अधिक सीटों पर जेडीयू को नहीं लड़ने देगी, नहीं लड़ने देगी। हाँ, ये भी एक्शन ऑफ प्लान है। तो क्या बराबर सीटें होंगी बीजेपी और जेडीयू की, क्या लगता है? नहीं, देखिए हमने कहा ना कुछ ही कम, कुछ ही कम। और बीजेपी को पता है, उसके जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें उसको पता है कि यदि हम दोनों बराबर पर लड़े तो हमारी सीटें अधिक होगी और जेडीयू की सीटें कम होंगी। हमने इसलिए कहा कि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी हो जाएगी, लेकिन नंबर 2 की पार्टी कौन और नंबर 3 की पार्टी कौन? क्या 2020 में जो नंबर 1 की पार्टी थी आरजेडी, 2025 के चुनाव में नंबर 2 की पार्टी हो जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। या जेडीयू नंबर 2 की पार्टी हो जाएगी और राजद नंबर 3 राजद नंबर 3 की पार्टी? हाँ। देखिए, बीजेपी यह चाहती है, बीजेपी की क्या ख्वाहिश है जो कोई नहीं बताएगा। किसी भी आप बीजेपी के नेता से पूछ लीजिए, किसी भी जेडीयू के नेता से पूछ लीजिए, बीजेपी के मन में खोट है। बीजेपी चाहती है कि एनडीए जीत जाए, सरकार एनडीए की ही बने। मुख्यमंत्री का सवाल तो चुनाव के बाद पैदा होगा। नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ ले, चुनाव जीत ले। नीतीश कुमार की सेहत ठीक रही तो देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इतनी सीटें न आ जाए कि वह चुनाव जीतने के बाद मोल जोल करने लगे। यानी कि बड़े भाई की पोजीशन पर नहीं रहे। नहीं, बड़े भाई की नहीं। देखिए, अब क्या समझिए ना कि हमने कहा स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर होगा बीजेपी का। और यदि बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, वह 80 सीटें जीत जाती है। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 100 सीटों पर 105 सीटों पर चुनाव लड़ती है और वह 70 सीटें जीत जाती है, और उधर आरजेडी भी 50 सीटें जीत जाती है, तो फिर नीतीश कुमार के पास बार्गेनिंग पावर जो है, आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उधर से बिल्कुल ऑफर गेट तो खुला हुआ है। गेट खुला है। और लालू यादव को पता है कि नीतीश कुमार की सेहत क्या है और नीतीश कुमार की जिंदगी क्या है। तो बीजेपी यह खोट करेगी कि जेडीयू की सीटें कम हो, और सीटें इतनी कम हो। देखिए, आरजेडी के खिलाफ बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ेगी, एनडीए मजबूती से लड़ेगा, और आरजेडी की स्थिति 2010 की तरह करने की कोशिश की जाएगी। 2010 हाँ, 2010 की तरह। लेकिन जेडीयू को इतनी सीटें ना आए कि नीतीश कुमार कोई बार्गेन कर सके कि मैं नहीं इधर तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, मैं चला उधर तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उधर, मुख्यमंत्री की कुर्सी उधर। तो इसलिए यह देखिए फिर से होगा, और तभी सपना अपना होगा, तभी सपना अपना होगा। अब सोचिए ना कि यदि 100 में से 80 सीटें यदि बीजेपी ने जीत ली, ठीक है, चिराग पासवान भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, ठीक है, हाँ, जीतन राम मांझी भी जीतेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी जीतेंगे, जी। मुकेश सहनी इधर रहे उधर रहे, कुछ सीटें वो भी जीत लेंगे। फिर ऐसे में बीजेपी तो माइनस नीतीश कुमार भी सत्ता के करीब पहुंच जाएगी ना। सपना अपना होगा ना, ऑपरेशन लोटस तो आसान हो जाएगा ना, ऑपरेशन लोटस। और देखिए 27 साल के बाद
दिल्ली को छीना है बीजेपी दिल्ली, ने, बिल्कुल। और बिहार में तो मुख्यमंत्री बनाने का सपना ही अभी अधूरा है। हाँ? बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का सपना ही अधूरा है। अब तो बिहार और आगे पश्चिम बंगाल, ये दो इतने बड़े सपने हैं जिनको अपना करना है, जिनको अपना करना है। तो इसलिए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और नंबर 2 की पार्टी कौन, इस पर अभी संशय, इस पर अभी हाँ, सवालिया निशान है। लेकिन फिर से हम कहते हैं नीतीश कुमार की सेहत ज्यादा गड़बड़ हुई। देखिए, नीतीश कुमार आजकल रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं। जी जी जी। रोजगार मतलब नीतीश कुमार। आप समारोह को कवर करने जाती हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए एंट्री बैन होती है, बंद होती है। हाँ, बंद होती है, बिल्कुल जी। क्योंकि नीतीश कुमार बोलते नहीं है। हाँ, बिल्कुल गार्डेड हैं, कंट्रोल्ड हैं। पत्रकार उनके शरीर के भाव भंगिमा को न समझे, इसलिए बीजेपी सब समझ रही है ना। बीजेपी को सपना अपना करना है। समरीन जी, इस बात का ध्यान रखिएगा, नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं। बीजेपी में भी आप कहेंगे कौन, बीजेपी में भी कौन, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ठीक है जी, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अमित शाह के मन में क्या है यह किसी को पता नहीं चलता है, यह किसी को पता नहीं चलता है। और जेडीयू के भीतर जो निर्णायक तत्व हैं अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, वे कितने करीब और कितने करीब होते जा रहे हैं, इसे तो रोज समझने और पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, जब टिकटों के बंटवारे की बात होगी, सीटों के फैसले की बात होगी, तो कौन लोग बैठेंगे जेडीयू की ओर से? जेडीयू की ओर से जो चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, नीतीश कुमार स्वयं तो बैठेंगे नहीं। हाँ, ठीक है, तो बैठेंगे कौन? संजय झा, बैठेंगे कौन? ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये 4 ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये 4 ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये स्थिति बीजेपी का सपना अपना है, इस बात का ध्यान रखिएगा समरीन जी। अच्छा, लेकिन ये भी यहाँ पर सवाल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि लगातार हम लोग बात करते हैं कि यहाँ टिकट कौन बांटेगा, यहाँ किसके दरबार में हाजिरी लगानी होगी। तो ऐसे में बीजेपी के बारे में अब ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर टिकट देगा कौन, कौन बांटेगा टिकट। नहीं, देखिए, बीजेपी में वैकेंसी कहाँ बहुत है। बीजेपी में मुश्किल से कोई 20 विधानसभा क्षेत्रों में वैकेंसी है। मतलब उनके खाते में जितनी सीटें आएंगी, तो 20 ही विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उम्मीदवार या जो 2020 में हार गए थे उन्हें लड़ाया जाए, या फिर कोई नया लड़ाया जाए, या फिर जिनके टिकट कटेंगे। यह बड़ा सवाल। देखिए, चुनाव के वक्त, देखिए अब तो चुनाव बिल्कुल करीब ही आ रहा है। जो भी चुनाव से संबंधित लोग मुझसे मिलते हैं कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं पूछता हूं कि पहले यह बताओ किस दरबार में आपकी पैरवी कितनी पक्की है, पहले यह बताओ। तो देखिए, जेडीयू का दरबार तो स्पष्ट है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अभी हमने जिक्र भी किया। हाँ, जिक्र भी किया कि आप नीतीश कुमार से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इन 4 लोगों से तो मिल सकते हैं। बिल्कुल। आरजेडी का दरबार स्पष्ट है, लालू यादव, तेजस्वी यादव, बाकी बहुत संजय यादव। हाँ, ठीक है, बाकी बहुत गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी में कहने के लिए फैसला तो बिल्कुल कमेटियां करती हैं, प्रदेश की कोर कमेटी करती है, केंद्रीय चुनाव समिति करती है, लेकिन सबको पता है कि फैसला होता कैसे। जब तक लिस्ट ना आ जाए, किसी को पता नहीं होता है कि क्या होने जा रहा है। हाँ, आपको पता था कि मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा भेजे जाएंगे? कहीं से हाँ, धर्मशिला गुप्ता राज्यसभा भेजी जाएंगी? कहीं से नहीं, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अनामिका सिंह पटेल, बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी हाँ। तो देखिए, अब क्या है, कहने के लिए पहले जिला से नाम आएगा, फिर प्रदेश की समिति भेजेगी, इसमें कई नाम होंगे। तो अब आप देखिए, बिहार में चेहरे, लेकिन दरबारों में हाजिरी तो लगानी होगी, पैरवी वहीं से होगी। अब सुशील कुमार मोदी रहे नहीं, एक बड़े दरबार, सबसे बड़े दरबार वही थे, और नीतीश कुमार की इच्छा का ध्यान भी रखते थे। अब देखिए, सम्राट चौधरी, यदि हम बिहार के नेताओं की बात करेंगे, फैसला तो कौन करेगा? फैसला तो देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी कितनों को जानते हैं? जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे बिहार के कुछ लोगों को जानते हैं, और उनके पास बिहार के लोगों की पहुंच भी है।
क्योंकि जेपी नड्डा का जन्म बिहार में हुआ, उनके पिताजी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, ये भी यहीं पर है। पटना तो यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग कह देंगे जेपी नड्डा के परिवार से मेरा यह संबंध हुआ संबंध, दिस दैट, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए विनोद तावड़े हैं बिहार प्रभारी के, हैं? हाँ, राष्ट्रीय जी महासचिव जी हैं। बिल्कुल, हाँ। तो विनोद तावड़े भी, हमने कहा ना बीजेपी सोती हुई पार्टी नहीं है, यहां हमेशा लोग जागृत रहते हैं बिल्कुल। और लोग फीडबैक लेते रहते हैं। सर्वे हमने भी काफी पहले, हाँ, करवाते हमने हैं। पहले भी बताया है कि देखिए 3 सर्वे एजेंसियां आकर जा चुकी हैं, जिन्होंने हर एक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के संभावित दावेदारों की सूची तैयार की है, जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके दावेदारों की सूचियां तैयार की है, और जो विरोधी दल से लड़ने वाले हैं उसमें भी देखिए वे नंबरिंग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और 3 अलग अलग एजेंसियां। तो विनोद तावड़े की बात कर लीजिए, ठीक है, सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा नजदीकी उन्हीं की है। हाँ, बिल्कुल। डिप्टी सीएम भी हैं। हाँ। और बिहार में अब दो, तो गंगा में डुबकी भी लगा बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं। जी, जी, लेकिन जी। देखिए नंबर 2 सम्राट चौधरी, हाँ। भाई उप मुख्यमंत्री का बंगला किसे मिला? सम्राट चौधरी। पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम में पूछा, एक रात मिल गए थे किसी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, तो कुछ लोगों ने कहा जय सम्राट तय सम्राट, उन्होंने कहा जय नीतीश तय नीतीश। अच्छा, जय नीतीश तय नीतीश, जी, ठीक है ना। जी, हाँ। तो यह बात वो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सम्राट चौधरी का एक दरबार बड़ा है, लेकिन पार्टी का मुखिया कौन है? दिलीप जायसवाल, हाँ। दिलीप जायसवाल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। हाँ, तो दिलीप जायसवाल। अब देखिए संगठन प्रभारी कौन है? भिखूभाई दलसानिया। भिखूभाई दलसानिया, वहाँ भी खूब दरबार हाँ, लगता है। हाँ, वहां भी खूब, अरे भाई वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना। नागेंद्र जी, बिल्कुल नागेंद्र जी, ठीक है ना। जी, जी, हाँ? हाँ, हाँ। फिर आप यदि चर्चा कीजिए बीजेपी में और कौन जो हैं जिन्हें आप बड़े रूप में देखते हैं, मंगल पांडे, हाँ, हाँ, मंगल पांडे, बिल्कुल जिनकी जी। पहुंच दिल्ली तक साफ साफ, तो ये सारे नाम ऐसे हैं। फिर आप संजय जायसवाल, आप नित्यानंद राय को नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। जी, अमित जी। शाह के सबसे पास करीबी, सीधी पहुंच किसी की है, तो वो नित्यानंद राय हाँ। कैसे अजय निसार को टिकट मिल गया था? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, तो बिल्कुल, टिकट जी। दिलाने का अधिकार और टिकट दिलाने की क्षमता उनके पास है। और देखिए कई लोग तो अब उस रेस में नहीं है, उनकी चर्चा। अब यदि आप सबन पॉलिटिक्स की बात करना चाहते हैं, तो आप गिरिराज सिंह को कैसे भूलिएगा? कैसे भूलिएगा? हाँ, जी बिल्कुल। फिर से उन्हें टिकट मिला, फिर से वे केंद्रीय मंत्री बने। बन गए, आप जी। विजय कुमार सिन्हा को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हाँ? आप देखिए पार्टी के संगठन के भीतर नितिन नवीन का भी बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। हाँ? आप देखिए संजय जायसवाल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब कभी सहयोगी दलों में कोई बात होती है या कोई रणनीति बनाने की बात होती है, तो उसमें संजय जायसवाल की भूमिका भी बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है। हाँ? तो ये सारे, लेकिन इसके पहले यह तय होना है कि टिकट देने का आधार क्या होगा। क्या ऐसी कोई बात होगी जिसमें कोई उम्र सीमा तय की जाएगी? देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त भी इस बात की चर्चा हो रही थी 70 पार के लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यदि आप रमा देवी को छोड़ दें, जी, जी। तो रमा सबको देवी और repeat अश्विनी किया चौबे गया। को छोड़ दें, हाँ। तो बाकी सभी को मिल ही गया Repeat था। किया चाहे गया। गिरिराज सिंह हो, चाहे राधा मोहन रविशंकर सिंह हो, प्रसाद। चाहे आरके सिंह हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, इन सभी को टिकट तो मिल ही गया था। हाँ, तो इन लोगों के यहाँ देखिए सबसे ज्यादा हाजिरी लगेगी, दरबार लगेगा, ठीक है ना। विनोद तावड़े, भिखूभाई दलसानिया, दिलीप जायसवाल, नागेंद्र जी, सम्राट चौधरी, ये मंगल पांडे, इन लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा दरबार, आप नित्यानंद राय, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वैसे लोग टिकट की उम्मीद न करें जो सिर्फ बायोडाटा लेकर पहुंच जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। तो फिर इसके साथ क्राइटेरिया और क्या है? क्राइटेरिया तो आप समझिए ना, कि आप विधानसभा का टिकट मांगने जा रहे हैं, और जहां आप पहुंच रहे हैं वहां आपको यह बताना पड़े कि मैं फला हुआ, मैं फला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आगे जो हैं जिनसे आप मिलने गए हुआ, आपको न चेहरा से पहचानते हैं, न नाम से जानते हैं, तो फिर आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। वहीं पर क्रॉस लग गया। वही वजह क्या है कि भाई सर्वे वाली एजेंसियों ने लिस्ट तैयार की है, और लगातार जो डिजिटल मीडिया हाउसेस हैं, ठीक है ना, जो चुनाव संबंधित
कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव संबंधित कार्यक्रम बना रहे हैं, संभावित दावेदारों उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं। भाई अब लोग कहते आप जाइए, आप संजय जायसवाल से मिलने, दिलीप जायसवाल से मिलने, सम्राट चौधरी से मिलने और कहिए कि मैं समरीन हूं, मैं सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ना चाहती हूं। वो पूछेंगे आप कौन है समरीन? आपके बारे में फीडबैक पहले से वहां मौजूद सर्वे में आपका नाम हो। हाँ, सर्वे में आपका नाम हो। हाँ। और संचार माध्यमों के माध्यम से आपकी बात, आपको यह लग रहा है कि हमने क्षेत्र में बहुत ब्लड कैंप लगा लिया, मोतियाबिंद का हमने ऑपरेशन करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे काम नहीं। हाँ, इससे नहीं होना है, ठीक है ना। अभी देखिए टिकट मिलने तक, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, पटना और दिल्ली में आपकी पैरोकारी होनी चाहिए जी। और पैरोकारी एक सेंटर में नहीं। अब देखिए क्या होगा, आपके पैरोकार एक हो गए और आपकी पहचान पटना में कोई नहीं है, तो एक ने किसी ने नाम ले भी लिया बिहार की कमेटी की बैठक में, दूसरे बाकी 5 और 7 बैठे, वो पूछेंगे ये कौन है। जहां यह पूछ दिया कि ये कौन है, वही पता। हाँ, तो इसलिए ये टिकट की दावेदारी करनी है। वैकेंसी बहुत कम है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ विधायकों के टिकट कटने भी हैं, यह भी सही है कि कुछ चेंजेस भी दिखाई पड़ेंगे, बदलाव दिखाई पड़ेगा। तो इन दरबारों में आप मतलब आपको लगता है कि यहां से कुछ हो सकता है, फिर दिल्ली का दरबार तो है, दिल्ली दरबार में आपने जगह बना ली, पैठ बना ली, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी जी। अच्छा, क्या आपको ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा है कि बिहार में कभी भी बीजेपी का सीएम हो सकता है? और अगर हम इसको एक बार के लिए मान भी लें कि बीजेपी का सीएम हो सकता है, तो फिर क्या लगता है सीएम की रेस में सबसे आगे किसका चेहरा दिखाई दे रहा है? देखिए, हमने आपके दूसरे या तीसरे सवाल के जवाब में ही कहा था कि सपना अपना है, सपना अपना है। और मुझे तो लगता है कि बिहार में बीजेपी का ही सीएम होने जा रहा है जी। मुझे तो लगता है यदि एनडीए जीत रही है तो बिहार में बीजेपी का ही सीएम होने जा रहा है। देखिए 2020 में 3 नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं कहता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दबाव, लेकिन इसकी कीमत भी वसूल ली गई नीतीश कुमार से। सुशील कुमार मोदी को उनसे छीन लिया गया, तब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को वह प्रयोग बीजेपी का फेल हुआ। तो देखिए एनडीए की जीत और इसके बाद जो हमने कहा ना, बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार को इतनी सीटों पर जीत न मिले कि वह आरजेडी के साथ मिलकर आरजेडी की सीटें भी कम हो और नीतीश कुमार की सीटें भी कम हो, बाकी किसी को आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वह ऑपरेशन लोटस में काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इन दोनों की सीटें मिलाकर इतनी न हो कि यह सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो बीजेपी चुनाव के बाद खिला करेगी और बीजेपी ये तय है। लेकिन अब आपने सवाल किया कि चेहरा कौन, हाँ। यह बीजेपी में कोई बता ही नहीं सकता है। अच्छा, यह बीजेपी में मुझे लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़कर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं उन्हें भी आखिरी वक्त तक मालूम नहीं होता है। देखिए ये सब कहने की बातें होती है ना कि विधायक दल की बैठक हो रही है, वहां कोई प्रस्ताव रख रहा है, फिर उसका कोई समर्थन कर रहा है, यह तो ऊपर से लिया गया फैसला होता है। आपने देखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैसे विदाई हो गई, बिल्कुल कैसे विदाई हो गई। जी। चुनाव उन्होंने जीता, मामा ने जीता, बिल्कुल, हाँ, सबसे आगे उनका नाम था। नहीं, वही नेतृत्व कर रहे थे, हाँ। और कहां से मोहन यादव आ गए। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को बाद में पुरस्कार भी मिल गया। आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ, बिल्कुल, वसुंधरा राजे कहां चली गई, ठीक है ना, हाँ? और वहां आ गए भजनलाल शर्मा, हाँ? देखिए उड़ीसा में जीत मिली तो नाम किसका चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा था, आ गए मोहन मांझी, हाँ? तो बीजेपी में कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना, कि बीजेपी किसका नाम कहां निकाल देगी। देखिए झारखंड में हार हो गई, ठीक है, झारखंड में हार हो गई और इसके बाद उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा ले लिया गया, जो मुख्यमंत्री भी थे। बिल्कुल जी। कहा यह गया कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, वह झारखंड में बीजेपी को संभालना चाहते हैं। पहले तो उनके शुभचिंतकों ने इतना हल्ला मचा दिया कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कहां कहां लोग सपना देख लेते हैं। फिर कहा गया कि वैश्य राजनीति के बड़े चेहरे हैं और बिहार में भी वैश्य राजनीति का चेहरा आवश्यक है, इसलिए वह केंद्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। लेकिन उनका इस्तीफा दिए हुए कितना दिन हो गया, अब तक कहीं कुछ नहीं।
बिल्कुल हाँ। अब तक कहीं कुछ नहीं। तो बीजेपी में, लेकिन अब यदि आप यह बात कीजिएगा कि कौन लोग हो सकते हैं या किन लोग, तो यदि बिहार की चर्चा कीजिए, रेस में कौन कौन? रेस में तो सबसे आगे सम्राट चौधरी, सबसे आगे सम्राट सम्राट चौधरी। देखिए इस बात को समझिए, वैसे बीजेपी यह समझती है कि जब हम अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं तो प्रयोग करने के लिए आगे 5 वर्ष है, ठीक है ना, प्रयोग कर। अभी आपने देखा कि भाजपा ने अपने संगठन के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की, उसमें यादवों से दूरी बना ली, बिल्कुल हाँ, मुसलमानों से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना, यादवों से दूरी बना ली। हाँ। केवल शेखपुरा और मधेपुरा 2 ऐसे जिले, संगठन के जिले जहां यादव बनाए गए। तो दोस्ती किससे की? गैर यादव पिछड़ा से और अति पिछड़ी जातियों से, बिल्कुल, और पचपनिया से। तो देखिए अब बिहार में क्या हुआ कि लालू यादव की सत्ता को खाने के लिए, राबड़ी देवी की सत्ता को खत्म करने के लिए पिछड़ी जातियों में गैर यादव पिछड़ी जातियां गोलबंद हुई। तो उसमें सबसे मुखर कौन? उसमें सबसे मुखर रहा लवकुश, कुर्मी कोयरी। बिल्कुल हाँ। तो कुर्मी के नेता नीतीश कुमार। कुर्मी की आबादी कम, कोयरी की आबादी अधिक, बिल्कुल, ठीक है, कोयरी जी, की आबादी अधिक। हाँ। तो आप देखिए यादव पर प्रयोग करने नहीं जा रहे हैं। 2015 में आपने प्रयोग किया था, जब आप भूपेंद्र यादव को भी बहुत अधिक शक्ति दिए हुए थे, नित्यानंद राय को भी बहुत अधिक शक्ति दिए हुए थे, आपने काफी संख्या में टिकट भी दिया, लेकिन महागठबंधन की हवा में। तो आपने इस बात को, हाँ, आपने इस बात को समझ लिया कि यादव बिहार के जो हैं वह लालू यादव को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको लवकुश, देखिए यदि आप नीतीश कुमार को सत्ता से हटा रहे हैं एनडीए की जीत के बाद भी, तो लवकुश में से ही, तो कुश में तो सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, कुश में बिल्कुल हाँ। कुश में सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और जब वे प्रदेश अध्यक्ष बने थे, बाद में डिप्टी सीएम बने थे, तो नारा भी लगने लगा था बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब वे नीतीश कुमार पर बहुत हमलावर थे। अब तो जय नीतीश तय नीतीश करते हैं। तो हाँ, लेकिन फिर वही हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी में किसका नाम निकलकर, जिसका नाम सबसे आगे होता है, वह भी कहां पीछे छूट जाता है, यह पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। कौन, अब देखिए यादव, नित्यानंद राय को आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि एक मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, भाई कई लोग कहते हैं दिलीप जायसवाल का नाम बिल्कुल, अति पिछड़ी जातियों की राजनीति करनी है, क्योंकि 36-37% जो अति पिछड़ी जाति है, जिसके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, यदि उस वोट बैंक को अपने साथ रखना है, भाई क्या कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कोशिश कर रहे हैं लालू यादव। तेजस्वी यादव, लालू यादव ने कोशिश की लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में दरार पैदा करने की, और सफलता मिल भी गई। कुशवाहा का चला। चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ उखड़ गया। बिल्कुल। सुशील सिंह चुनाव हार गए, अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, वहां राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत गए। तो भाई वह प्रयोग सफल रहा, ठीक है ना। किस तरीके से जीते नित्यानंद राय, और किस तरीके से जीते गिरिराज सिंह, और किस तरीके से जीते, ये तो उदाहरण सामने है ना, उदाहरण सामने है। भाई क्यों चंद्रवंशी की हार हुई जहानाबाद में, क्यों आरके सिंह हार गए, क्यों रामकृपाल यादव हार गए, तो कुशवाहा राजनीति को। अब देखिए तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुकेश सहनी को अपने साथ कर लिया, अति पिछड़ी जाति के नेता। और तो बीजेपी में क्या है कि यदि अति पिछड़ी जाति के किसी नेता को बढ़ाना है, तो अभी कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अति पिछड़ी जाति के किसी नेता को बीजेपी ने आगे बढ़ाया हो। लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फैसला तो सब कहां से होता है। भजनलाल शर्मा ने सोचा ही नहीं होगा, मोहन यादव ने सोचा ही नहीं होगा कि वे मुख्यमंत्री। बिल्कुल। अब उनके ज्योतिषी ने कभी बताया था कि नहीं बताया था कि आपके हाथ में राजयोग की लिखा है। वैसे मैंने एक ज्योतिषी को टेस्ट किया था कि मैं 2 आदमियों के बारे में जानता था कि इनके हाथ में राजयोग लिखा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। मैं दोनों से परिचित, मैंने एक ही ज्योतिषी के पास दोनों को भेज दिया, ठीक है, अलग अलग दिनों में। तो पहले को भी कह दिया कि राजयोग लिखा है, दूसरे को भी कह दिया राजयोग लिखा है, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना था। तो बताइए, बिल्कुल। हाँ, तो बताइए
हाँ। अब आप भगवान कितने कंफ्यूज होते हैं कि भगवान के पास चुनाव लड़ने वाले जितने उम्मीदवार होते हैं सब पहुंच जाते हैं। सब पहुंच जाते अब भगवान किसको आशीर्वाद दे, भगवान किसको आशीर्वाद न दे, यह तो आप समझती ही हैं। बिल्कुल, यह तो आप समझती। तो बीजेपी में क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को नहीं हाँ किसी को नहीं। कौन सी, देखिए अब एक क्या है कि जय भीम अभी बहुत तेज चल रहा है। भाई राहुल गांधी संविधान भीम और ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो खतरे में है संविधान। हाँ, खतरे में नहीं, देखिए संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जो होना था, देखिए बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नाम पर वोट नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर भी वोट नहीं मिलता है। हाँ। हाँ, लेकिन जय भीम के नाम पर, हाँ जय भीम के नाम, हाँ देखिए, हाँ बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, हाँ लेकिन सबसे अधिक चर्चा तो अम्बेडकर की है। होती है। तो अब दलित राजनीति देखिए वो करीब 20% है, वो 20% आबादी है और बीजेपी की नजर इस पर है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस इस वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा राहुल गांधी आए जगलाल चौधरी के कार्यक्रम, और आपको जानकर हैरत होगी कि जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में आने का आमंत्रण राहुल गांधी को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नहीं मिला था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई कार्यक्रम नहीं था और राहुल गांधी किसी तीसरे व्यक्ति के बुलावे पर आ गए, यह बड़ी बात है। हाँ। तो यह देखा जा रहा, उधर आप देख रही हैं कि लालू यादव क्या कोशिश कर रहे हैं, पशुपति पारस आ जाए, बिल्कुल ठीक है जी। फिर राम, ठीक है, ये तमाम राजनीति जो चल रही है, तो दलित यह भी संदेशा देना है, यह देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। तो बीजेपी कोई नया प्रयोग करेगी, सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएगी, दिलीप जायसवाल, हाँ या किसको आगे बढ़ा देगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा ना कि कहीं यह बात भी कही गई है कि नीतीश कुमार की खुशी से बिहार का नया चेहरा चुना जाएगा। अच्छा, चेहरा बीजेपी का होगा, लेकिन मुहर नीतीश कुमार की होगी। तो अब नीतीश कुमार की मुहर लगेगी तो लवकुश पर लगेगी, किस पर लगेगी? देखिए मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को आज मलाल होता होगा। उपेंद्र कुशवाहा यदि जेडीयू छोड़कर न जाते तो शायद आज जेडीयू में नंबर 2 की स्थिति में होते। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जब लवकुश राज, देखिए ललन सिंह और संजय झा जेडीयू के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। कोई भी सबन नहीं हो सकता, क्योंकि जेडीयू जो है अति पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली पार्टी है। और अब तो भाजपा, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मूल रूप से सवर्णों की पार्टी है या बनियों की पार्टी है, वह भी अब समझ गई कि देखिए सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है। सवर्ण तेजस्वी यादव को, लालू यादव को वोट नहीं कर सकते, तो उन्हें वोट देना है एनडीए को। हाँ, तो उसने भी, मतलब बीजेपी ने भी अपना पूरा ध्यान अति पिछड़ी जातियों और पचपनिया पर, क्योंकि उसे पता है कि जब नीतीश कुमार रिटायर होंगे, नीतीश कुमार राजनीति से दूर होंगे, तो इस वोट बैंक में बड़ी वैकेंसी आएगी और यह वैकेंसी कहीं कोई और न ले जाए, इसका बड़ा ख्याल रखा जाए। इसका ख्याल रखना है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान वाला कार्ड भी चलेगा? नहीं, देखिए बिहार का जो मिजाज है ना, बिहार का मिजाज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। बिहार का मिजाज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को साथ नहीं देता। देखिए सीमांचल के कुछ जिलों को छोड़ दीजिए, 2015 में क्या बीजेपी ने कम कोशिश की थी, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता थे, ठीक है ना। हाँ। और भाई नरेंद्र मोदी का सुमेध रथ चल रहा था, बात गाय तक आ गई थी, लेकिन बिहार ने कितनी बड़ी शिकस्त दी। बिहार सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक मिसाल के लिए जाना जाता है, आपसी भाईचारे के लिए। दंगों के पुराने इतिहास को छोड़ दीजिए, और इसमें लालू यादव का भी योगदान है। ठीक है, उस जमाने में दंगे, लेकिन दंगे कांग्रेस के जमाने में बहुत हुए। भागलपुर दंगा, हाँ नहीं, भागलपुर दंगा कह लीजिए, बिहार शरीफ का दंगा कह लीजिए, नालंदा का दंगा कह लीजिए, बिहार शरीफ में कह ही रहा हूं। तो बिहार में, और आपने देखा है कि दंगों के खिलाफ, और जब नीतीश कुमार एनडीए में होना, तो आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर सकते। इस बात की इजाजत नीतीश कुमार नहीं देंगे। नीतीश कुमार के खून में हिंदू मुस्लिम नहीं है,
नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। और इसका परिणाम यह होगा कि बिहार में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं किया जाएगा, नहीं की जाएगी, नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए 2020 में जब बीजेपी तो टिकट देती नहीं है, अब देखना होगा 2025 में शाहनवाज हुसैन को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। शाहनवाज हुसैन तो सारे कुछ में एक्स 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 हो गए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, पूर्व विधान पार्षद, तो शाहनवाज हुसैन का देखना होगा। तो बीजेपी से ऐसे भी कम टिकट मिलते हैं। लेकिन 2020 का मुझे स्मरण है कि नीतीश कुमार को इस बात का बहुत मलाल था कि जेडीयू से भी कोई मुस्लिम विधायक चुनाव नहीं जीता। अच्छा। तब आपको याद होगा जमा खान बीएसपी से चुनाव जीते थे और उन्हें जेडीयू में शामिल कराकर अकेले विधायक थे। अशोक चौधरी ने पहल की थी, उन्हें लेकर नीतीश कुमार के पास गए और जेडीयू में शामिल कराकर उन्हें बिहार में मंत्री बनाया गया था। तो नीतीश कुमार के रहते हिंदू मुस्लिम तो आप नहीं कर सकते हैं, और बीजेपी ने यहां करने की कोशिश की। सपना अपना करना है, नहीं हो सकता, मिजाज में नहीं है, बिहार के मिजाज में नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम पर बहुत बांट दीजिएगा। आप देखते हैं ना कि बिहार में आपको कहां दिखता है इस तरीके का ध्रुवीकरण? बिल्कुल इस तरीके का ध्रुवीकरण कहां दिखता है? ठीक है ना। अब जहां बहुलता है, जैसे अब हम कहते हैं किशनगंज के बारे में कहते हैं कि किशनगंज में कोई गैर मुसलमान चुनाव नहीं जीत सकता। कभी नहीं जीते हैं लोग, लेकिन अब वहां देखिए 68% मुसलमानों की आबादी हो गई है। तो वहां सांसद भी मुसलमान, डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, और चारों विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी मुसलमान। वहां ओवैसी की पार्टी का जोर चलता है, आरजेडी का जोर चलता है, कांग्रेस का जोर चलता है, लेकिन बीजेपी का जोर वहां नहीं चलता है। लेकिन आप देखिए अररिया में ध्रुवीकरण दिखता है लोकसभा चुनाव में। वहां शाहनवाज उम्मीदवार होते हैं आरजेडी के। यदि वहां मुसलमान और ज्यादा एक हो जाए, जिस समीकरण की बात होती है, तो वहां आरजेडी के उम्मीदवार को कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन मुसलमान उम्मीदवार हो गया तो फिर यादव जो है वोट नहीं डालते हैं। हाँ, वह राष्ट्रवादी हो जाते हैं और वह भाजपा के पक्ष में, प्रदीप सिंह के पक्ष में चले जाते हैं और वहां जीत मिल जाती है। तो हिंदू मुस्लिम बिहार में होता हमको नहीं दिखाई दे रहा। जब कभी भी हिंदू मुस्लिम के टेंशन की बात होती है, हमने देखा, देखिए नीतीश कुमार की सेहत इधर के दिनों में बहुत ठीक नहीं कही जा सकती है, कि जब कोई खबर मिली नीतीश कुमार इस मसले में रात भर जाग जाते हैं। रात भर जाग जाते थे। हाँ, जाग जाते थे, वो जाग जाते हैं। और वह सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं रहते हैं, वह पार्टी के लोगों को कहेंगे, अपने पुराने परिचितों को फोन करेंगे। अच्छा। हाँ, कि देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है, शांति स्थापित होनी चाहिए। तो ऐसे मसलों में नीतीश कुमार समझौता करने वाले प्राणी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बीजेपी को इजाजत नहीं मिलनी है और जरूरत भी नहीं है। जब देखिए चिराग पासवान साथ में है, नीतीश कुमार साथ में है, बीजेपी साथ में है, जीतन राम मांझी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और देखिए उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, बात तो होगी, इस पर भी बात होगी, इस पर भी बात होगी। हाँ जी, बिल्कुल बात होगी। चलिए, अब एक और नाम जिसकी चर्चा बिहार में इन दिनों खूब ज्यादा हो रही है, वो नाम है प्रशांत किशोर का। आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितना डैमेज करेंगे प्रशांत किशोर बीजेपी को? नहीं, प्रशांत किशोर बीजेपी को कितना डैमेज करेंगे, हमें लगता है वह ज्यादा डैमेज करेंगे जेडीयू को, नीतीश कुमार को, हाँ, और आरजेडी को। और कहीं ऐसा न हो कि चिराग पासवान वाली भूमिका में प्रशांत किशोर दिख जाए, यानी कि इस बार चिराग मॉडल नहीं प्रशांत मॉडल चल जाए। लेकिन प्रशांत मॉडल जो होगा ना, वह केवल जख्म नीतीश कुमार को नहीं देगा। अच्छा। वह जख्म तेजस्वी यादव को भी दे देगा। देखिए, चिराग मॉडल से नीतीश कुमार को जख्म मिला था और तेजस्वी यादव की शक्ति बढ़ गई थी। 38 सीटें आरजेडी ने चिराग मॉडल की सफलता के कारण जीत ली थी। तो अब हम क्यों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो 243 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार लड़ाएंगे। हाँ, जनसुराज बिहार में अकेली पार्टी होगी जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, तो जो नीतीश कुमार का आधार वोट है, वह वोट आरजेडी को प्राप्त नहीं हो सकता है। वह वोट आरजेडी को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि भूमियार नाराज हो गए, ब्राह्मण नाराज हो गए, कुशवाहा नाराज हो गए, कुर्मी नाराज हो गए, अति पिछड़ी जातियां नाराज हो गई, तो वह वोट आरजेडी को नहीं मिल सकता है। तो जो तीसरा उम्मीदवार होगा ना, उसे प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो अब देखिए, यदि वहां वोट इतना खराब हुआ तो हो सकता है आरजेडी को सफलता मिल जाए। हो सकता है। नीतीश कुमार के, क्योंकि बीजेपी तो लड़ नहीं रही होगी, बीजेपी ने वो सीट जेडीयू के लिए छोड़ी, तो आरजेडी को अब देखना होगा कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने इस बात का सपना तो छोड़ ही दिया होगा, अब तो लगातार मिलती रहती है कि 2025 में हमारी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल हाँ, जी। अब तो रेस से बाहर है, रेस से बाहर, लेकिन अब भी दम लगा रहे हैं। हाँ, दम, देखिए हर व्यक्ति को दम लगाना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार 1977 में, 1980 में चुनाव हार गए, 1985 में पहली बार विधायक बने, पहली बार। हाँ? और 1994 से शुरू हुए 1995, मतलब 11 साल उन्हें लगा, क्या बोलता है, लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता को उखाड़ने में। 27 साल बीजेपी को लग गया दिल्ली को फिर से हासिल करने में। बिल्कुल। हाँ? तो इसलिए देखिए, बसपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई, अब तो अवसान की ओर है। आप याद कीजिएगा, जब पहली बार काशीराम निर्दलीय चुनाव लड़े थे बसपा से, और जब मायावती चुनाव लड़ी थी, दोनों उपचुनाव थे, इन दोनों को प्रशांत किशोर की पार्टी को जो उपचुनाव में मत मिला है, ये 4 विधानसभा क्षेत्र, तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज, उससे भी कम मत मिले थे मायावती और काशीराम को। तो ये देखिए, प्रयास उन्होंने जारी रखा। तो फिर देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है ना, और हमने कहा ना कि नीतीश कुमार का विकल्प अभी नहीं मिला है। बीजेपी भी सपना अपना है, तो वह किसका चेहरा लेकर सामने आती है और वह चेहरा स्थापित होता है। कि देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हमने कहा था सम्राट चौधरी की बात की थी, हमने लवकुश की बात की थी। यूपी में जो खेला चलता रहता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन विद्रोह करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य। बिल्कुल। हाँ, वो भी कुशवाहा है। हाँ। तो कुशवाहा को एक देश में संदेशा भी देना है। तो बिहार में यदि नया नेतृत्व चुना भी जाता है, बीजेपी अपना चेहरा सामने भी लाती है, तो लवकुश को सिरे से खारिज कर देना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा। हाँ। और इसका असर कई प्रदेशों में हो जाएगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर जेडीयू को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और फिर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, हाँ। आपने दिल्ली के चुनाव में क्या देखा? हम बस एक उदाहरण बताते हैं। मनीष सिसोदिया हार गए 700 मतों से, 700 मतों से, और वहां कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार ने 7,500 मत फ्लैट कर दिया। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ। तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं कि भाई, वह विधानसभा क्षेत्र जहां मुसलमान अधिक हैं, लेकिन मुसलमान के मत से यादव चुनाव जीत जाते हैं आरजेडी के, वहां हम मुसलमान को उम्मीदवार बना देंगे। बिल्कुल। और मुसलमान अपना उम्मीदवार देखता है, जैसे बिहार में कुशवाहा देखता है, जैसे राजपूत देखता है, वैसे मुसलमान भी देखता है। तो मुसलमानों ने यह समझ लिया कि हमारे वोट से यादव जीत जा रहा है, लेकिन यादव के वोट से हम नहीं जीते। अब्दुल बारी सिद्दीकी की उदाहरण है, बिल्कुल बड़ा उदाहरण है अलीनगर। ठीक है ना? तो फिर वहां देखिए नुकसान। तो यह जो गणित है ना, यह उलझा हुआ गणित है, यह उलझा हुआ गणित है। बिल्कुल उलझा हुआ गणित है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है जो बड़ी बार पूछा भी जाता है, और बहुत वाजिब सवाल ये भी है कि क्या लगता है आपको, एनडीए इंटैक्ट रहेगा? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब रहेंगे ना एनडीए के साथ? देखिए, चिराग पासवान की जिद बड़ी है, हाँ, बड़े जिद्दी हैं। और चिराग पासवान का सपना भी बहुत बड़ा है, जमीन उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है ना? जो बात हम बार बार कहते हैं ना कि आरजेडी गांव की पार्टी, बिल्कुल, ठीक है ना, और जेडीयू और बीजेपी शहर की पार्टी, हाँ। ठीक है ना, और जो एलजेपीआर है वो हाईवे की पार्टी है। ठीक है ना? आप देखिएगा कि एलजेपीआर में उम्मीदवार भी जो होते हैं वो बरसाती मेढक की तरह होते हैं, और टिकट मिलने के कई कारण होते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो तेजस्वी यादव तो ठीक है, आरजेडी के मुखिया। चिराग पासवान अब कह रहे हैं 50 सीट, 40 सीट, वो तो होना नहीं है, वो होना नहीं है। ठीक है ना? लेकिन वो जाएंगे कहां? 2025 में चिराग पासवान के लिए और कोई विकल्प है नहीं, और भाजपा की स्थिति ये है। देखिए, नीतीश कुमार चिराग पासवान से अपना दामन छुड़ाए रखेंगे। अच्छा। हाँ, अपना दामन छुड़ाए रखेंगे कि भाई अब बीजेपी समझे कि उन्हें कितनी सीटें देनी है और कितनी सीटें नहीं देनी है। मुझे अपनी एडजस्ट बीजेपी को करना होगा। तो देखिए, बीजेपी, हमने कहा ना, बीजेपी 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, 100 सीटों पर चुनाव तो लड़ेगी ही लड़ेगी। बिल्कुल। और 121 सीटें, 22 सीटें उसके खाते में आई तो 21 और 22 ही आएगी। ठीक है ना? अब यह संभव है कि इनके कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी
अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा ले, लेकिन इससे चिराग पासवान को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? बिल्कुल, हाँ। तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और चिराग पासवान जमीनी हकीकत को समझते हैं कि अभी जो ट्रेंड है देश का, उसमें बीजेपी, और बिहार का जो ट्रेंड है उसमें नीतीश कुमार बहुत बीमार ना हुए तो, ठीक है ना, हो सकता है कि स्थितियां बिगड़े तो फिर से पॉडकास्ट करना पड़े बीजेपी को लेकर और जेडीयू को लेकर। तो उनको रहना तो होगा, और नहीं रहना है तो फिर कितनी कुर्बानी देनी होगी? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देंगे। हाँ, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि एलजेपीआर हट जाए तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना? और फिर अमित शाह वहां है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चाणक्य बैठे, हाँ, चाणक्य बैठे हैं। मध्य प्रदेश में क्या छापेमारी हो गई यह भी जानिए, बिहार में क्या छापेमारी हो गई यह भी जानिए। ऑपरेशन लोटस तो चलता ही रहता है। ऑपरेशन लोटस चलता ही रहता है। और जब क्या बोलता है कबूलनामे में नाम लिखा जा रहा है, तो इसलिए चिराग पासवान को रहना होगा, मजबूरी में रहना होगा। हाँ, तो मजबूरी में रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा को अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा को बहुत ही ज्यादा सीमित करना होगा, दबा देना होगा हर ख्वाहिश को। हाँ, बहुत बहुत बहुत। क्योंकि एक दिन मैं बैठा उनकी पार्टी से संभावित दावेदारों की सूची तैयार कर रहा था। अच्छा। हमने देखा कि उनके पास, देखिए अब वो ये तो कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा है, बिल्कुल भाई, बीजेपी ने उनके मुकाबले ना सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया। यदि सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनाए होने की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को मिल गई होती तो वे नीतीश कुमार को कभी छोड़कर न जाते। कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया था उस दिन सबसे बड़ा झटका तो उपेंद्र कुशवाहा को ही लगा था। तो उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिल जाएगी? 5 सीटें, 7 सीटें, इससे ज्यादा अधिक नहीं। इतने में मान जाएंगे? मानना ही होगा भाई, नहीं मानेंगे तो आप उधर चले जाएंगे, भाई, उधर से आपको चलिए कुछ सीटें मिल भी गई, चलिए सीट, लेकिन आपने उधर भी रहकर चुनाव लड़ा है और जाना है। 2015 में थे ना, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या हो गया था? फिर 2020 में थर्ड फ्रंट बनाए थे ना, क्या हो गया था? तो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ तो आपको रहना ही होगा, और उधर रह भी गए तो आपको याद रखना चाहिए कि 2020 में 4 विधायक जीत गए थे मुकेश सहनी के। फिर उनके विधायक कहाँ रहे? ठीक है ना भाई, वो दर्द आज भी मुकेश सहनी याद करते रहते हैं। हाँ भाई, वो दर्द तो देखिए पुरानी याद तो चिराग पासवान को भी है। हाँ, जब नीतीश कुमार को आपने 2020 में परेशान किया, और जब नीतीश कुमार परेशान करने की स्थिति में आ गए तो अपनी शर्तें लगा दी, और जब अपनी शर्तें लगा दी तो चिराग पासवान के सांसदों को अकेले चिराग पासवान रह गए थे, अकेले चिराग पासवान रह गए। बिल्कुल, तो ये तो चिराग पासवान कहीं इधर उधर जाने की स्थिति में है नहीं। अब कुछ सीटें 2-4 ऊपर नीचे या इनके सिंबल पर उनके सिंबल पर कर ले, इससे अधिक बहुत कुछ लगता नहीं है। और जीतन राम मांझी भी देखिए 7 सीट है ना, अब ये 7-8 हो सकता है, ये डबल डिजिट में नहीं जाएगा। डबल डिजिट में नहीं जाएगा। कहाँ ना ही उपेंद्र कुशवाहा का और ना ही जीतन राम मांझी का। ना, एकदम नहीं हो सकता है। मुकेश सहनी को लाने की कोशिश की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। यही मेरा अंतिम सवाल है। मुकेश सहनी को लाने की कोशिश की जा सकती है। मुझे पता है कि दिल्ली के नतीजे के पहले और दिल्ली में चुनाव के बाद, मतलब चुनाव और नतीजे के बीच में बीजेपी वालों ने फिर से मुकेश सहनी से संपर्क किया था। अच्छा, कि आपका ध्यान हम रखे हुए हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखिए हमने कहा ना, जो सपना अपना है, बीजेपी को इस बात में कोई गम है ही नहीं कि आरजेडी की सीटें कम रहे, उसके और सहयोगी दल, देखिए लेफ्ट वाले टूटते नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसके और कोई सहयोगी दल को यदि कुछ सीटें आ भी जाए तो क्या परेशानी है? जब जरूरत होगी वे हमारे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, जब जरूरत होगी वे हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना? तो एक तो रास्ता वो है। दूसरा रास्ता ये है कि जेडीयू पर दबाव बनाना है कि आप कैसे 110-115 पर लड़िएगा। भाई ये भी आ गए हैं, सहनी भी आ गए हैं, तो इन्हें सीटें देनी है, तो भाई जेडीयू की सीटें कम होगी, और जेडीयू की सीटें कम होगी तो स्ट्राइक रेट कम है, इसलिए जीती हुई सीटें भी कम होगी। तो पूरा खेल बहुत उलझा हुआ है समझ जी।
पूरा खेल उलझा हुआ है, तो इसी उलझन को इस बार एक बार फिर से हम लोगों ने आपके लिए सुलझाने की कोशिश की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया।